तो यार मेरे पास एक पीडीएफ थी, उसमें अलग अलग एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कैब को लेकर वो डाल रखे थे। और वो बार बार रिपीट करते रहते हैं अलग अलग एग्जाम में। तो मैंने उस पीडीएफ को इस क्वेश्चन फॉर्मेट में बदल दिया है, जिसमें तुम्हें एक सेंटेंस मिलेगा पूरा का पूरा, और वो सेंटेंस भी इम्पोर्टेंट है, उसके बीच में वो वर्ड मैंने इंसर्ट कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। तो उसका तुम्हें सिनोनिम्स बताना है, तुम्हें 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। एक्सप्लेनेशन पर डायरेक्ट मत जाना, और ये पूरी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर भी डाल रखी है। बट कुछ लेकिन कुछ एस्पिरेंट ने मेरे को कमेंट किया था कि इसको आप ही एक्सप्लेन कर देना, ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। तो मुझे भी सही लगा कि हाँ मैं ही करा दूंगा, क्योंकि वो कह के जो क्वेश्चन आते हैं उनको करने की कुछ टेक्निक भी होती हैं, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ वीडियो में। और मैंने जो पीवाईक्यू वाली वीडियो डाली थी, एनडीए के पीवाईक्यू मैंने निमोनिक्स के साथ कराए थे, तो उसमें मैंने कई सारी टेक्निक बताई थी, तुम्हें पता होगा अगर तुमने देख रखा है तो। वहाँ पर तुम सेंटेंस को पढ़कर कुछ एलिमिनेट कर कर नेगेटिव पॉजिटिव वाले तरीके से, कई तरीके होते हैं उनसे तुम वोकेबलरी को कर सकते हो। अगर तुम्हें उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है फिर भी तुम आइडिया लगा सकते हो, तो वो टेक्निक भी मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। और अगर तुम पीडीएफ से करना चाहो कर सकते हो, लेकिन एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि मैं इन वर्ड को भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, इसके सिनोनिम्स वगैरह भी साथ में बताता जाऊंगा। तो वीडियो बहुत डिटेल होने वाली है, थोड़ी लंबी भी होने वाली है, और इसके बाद एक दो वन शॉट और आएंगे शायद वोकेबलरी को लेकर, तो बहुत सारे वर्ड तुम करने वाले हो इसी चैनल पर। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, इस वीडियो के बाद वोकैब को लेकर तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ ही जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, द नन्स एंड नर्सेस आर यूजुअली वेरी एल्ट्रिस्टिक पीपल सिंस दे सीक वेज टू हेल्प अदर्स। एल्ट्रिस्टिक ये मैंने पीवाईक्यू में भी तुम्हें कराया था, एनडीए का पीवाईक्यू है। तो इस पूरी प्ले इस पूरी पीडीएफ में देखोगे ना, कई सारे 1 से 150 के आसपास मैंने क्वेश्चन बना लिए हैं, उसके बाद भी मैं बनाने वाला हूँ, तो उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो एल्ट्रिस्टिक इसको मैंने कराया था ऑल ट्रस्ट। सभी लोग जिस पर ट्रस्ट करते हैं वो कैसा व्यक्ति होगा? बहुत भला आदमी होगा, सज्जन व्यक्ति होगा, परोपकारी व्यक्ति होगा। तो जो एल्ट्रिस्टिक होता है उसका मतलब होता है परोपकारी। हिंदी वाले कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं हिंदी में बताऊंगा। तो जो नन होती हैं और नर्स होती हैं, नन वगैरह तुमने देखी होंगी जो क्रिश्चियन वगैरह में जो होती है ना तो मैं इमेज वगैरह दिखा दूंगा मैं। नहीं तो तुमने देख रखे हो क्रिश्चियंस में जो महिलाएं होती हैं वो चर्च वगैरह में काम करती हैं, तो वो होती हैं नर्सेस। तो ये बहुत परोपकारी व्यक्ति होते हैं, वो जो लोग होते हैं उनकी मदद करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ ही लेती हैं। तो इस तरीके से इसका सेंटेंस का मतलब है। तो एल्ट्रिस्टिक का मतलब बहुत ही भला इंसान होगा। तो बिलीजरेंट, बिलीजरेंट होता है झगड़ालू। तो जो बिल्ली वगैरह होती है वो हमेशा झगड़ा करती रहती है। तो देखो ऑप्शन में भी तुम्हें वही वर्ड दिखेंगे जो पीवाईक्यू वगैरह में मैंने पहले करा रखे हैं, या जो पुरानी प्ले लिस्ट थी उसमें मैंने करा रखी है। तो बिलीजरेंट मतलब झगड़ालू। कैसे याद करेंगे? बिल्ली से याद कर लो, बिल्ली हमेशा झगड़ती रहती है, तो झगड़ालू। स्टिंगी, स्टिंगी होता है कंजूस। ये भी तुम्हारा पीवाईक्यू है, मैंने पहले करा रखा है। पुरानी जो 2-3 प्लेलिस्ट आई है मेरी वोकैब की, तो उनमें मैंने ये कराया था। इसको मैंने कराया था तंगी से। तो ये तंगी किसी पर पैसे वगैरह से रिलेटेड क्या होता है, तंगी आ जाती है तो वो कंजूस होता है, ज्यादा पैसे खर्च करता नहीं वो। परसिमोनियस भी तुम इसे बोल सकते हो, परसिमोनियस। तो ये फायदा है मेरे से करने का कि मैं तुम्हें साथ ही साथ कई सारे वर्ड बताता जाऊंगा। तो स्टिंगी का एक और आप लिख सकते हो परसिमोनियस। इसका भी मतलब होता है कि जो क्लोज फिस्टेड है। एक और मीनिंग आ सकती है कि कंजूस है वो। क्लोज फिस्टेड भी इसमें डाल लो। इस पीडीएफ को भी मैं डाल दूंगा, ये जो एनोटेटेड है ना, मतलब इसमें जो मैं लिख रहा हूँ उसको भी मैं डाल दूंगा वहीं पर टेलीग्राम पर। तो इसको भी डाउनलोड कर लेना, नहीं तो उससे ही काम चल जाएगा तुम्हारा। इसके बाद आता है सेल्फिश। सेल्फिश तो मैं पता ही है। सेल्फिश मतलब अपने बारे में ही सोच रहा है, औरों की कोई परवाह नहीं है। तो एल्ट्रिस्टिक मतलब सबका भला हो, सभी मतलब परोपकारी है, सब पर उदारता दिखाता है। तो बहुत उदार पर्सन है, जनरस पर्सन है, सज्जन पर्सन है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा सिनोनिम्स हो जाएगा। तो इतना डिटेल में हम करने वाले हैं, एक एक का तुम्हारा हिंदी भी अर्थ भी देखेंगे, उसके सिनोनिम्स भी देखने वाले हैं कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर पीडीएफ से ही पढ़ना है तो तुम एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, ये भी मैंने डाल रखा है कि एल्ट्रिस्टिक मीन्स अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। मतलब दूसरों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, अनसेल्फिशली बिना अपने सेल्फ को देखे चिंता करता है, उनके बारे में सोचता है, ऐसे इसका मतलब है। तो यहाँ पर अनसेल्फिश भी आ जाता ना अगर ऑप्शन में, तो उसको भी तुम टिक कर देते। अगर ये ऑप्शन नहीं होता या इसी से रिलेटेड कोई और ऑप्शन नहीं होता तो अनसेल्फिश को भी तुम मार्क कर सकते थे। तो अब नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन आता है, आई एम एम्बीवेलेंट। अगर तुम्हारे सामने डायरेक्ट अगर अंडरलाइन वर्ड समझ में आ रहा है तो टिक लगा दो, नहीं तो पूरा सेंटेंस पढ़ो, यही तरीका है हमारा। तो आई एम एम्बीवेलेंट हमने मान लिया कि हमें इसका मतलब ही नहीं पता क्या है एम्बीवेलेंट का।
तो आई एम एम्बिवेलेंट अबाउट अ रिलेशनशिप विद हिम बिकॉज आई लाइक हिम वन डे एंड नॉट नेक्स्ट डे। मतलब एक दिन तो वो पसंद आ जाता है, अगले दिन वो पसंद आता ही नहीं है, तो वो उस रिलेशनशिप के बारे में एम्बिवेलेंट है। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा तो उसे पता चल रहा है कि एक दिन तो पसंद आ रहा है, दूसरे दिन नहीं आ रहा, तो मतलब उसे श्योरिटी नहीं है उस चीज के बारे में, उस रिलेशनशिप के बारे में, कंफ्यूज है। तो एम्बिवेलेंट का मतलब तुम अगर इसको देखो तो एम्बी तुमने देखा होगा, अगर सुना होगा, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट जैसे इंट्रोवर्ट होता है, दूसरा ट्रोवर्ट, दूसरा एक्सट्रोवर्ट, उसके बीच में वो दोनों तरीके के व्यवहार शो कर रहा है। कभी कभी इंट्रोवर्ट बन जाता है, कभी कभी एक्सट्रोवर्ट बन जाता है, तो वो क्या होगा, एम्बीवर्ट बोलेंगे। मतलब दोनों तरफ वो चला जाता है, कोई फिक्स नहीं है उसका, फिक्स नहीं है, सर्टेन नहीं है, नॉट सर्टेन, या उसे क्या बोलेंगे, अनसर्टेन। यही तो मतलब निकल रहा है इसका। एमबी से तुमने कई सारे वर्ड देख रखे होंगे, एम्बीडेंट, एम्बीवेलेंट तो ये है ही, एम्बीवर्ट हो गया, एम्बी डेक्स्ट्रस भी होता है शायद, दोनों हाथों से लिखने वाला, वायरस थ्री इडियट वाला, तो वो भी क्या है, दोनों हाथों से दोनों दिशाओं में काम करे, ऐसे तुम समझ सकते हो। तो इफ यू कांट डिसाइड हाउ यू फील अबाउट समथिंग डिक्लेयर योरसेल्फ एम्बिवेलेंट। मतलब अगर तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या करना है, हैविंग कॉन्ट्रारी फीलिंग और एटीट्यूड अनसर्टेन एज टू कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब तुम्हें कॉन्ट्रारी फीलिंग कर रही है, दो विपरीत जो फीलिंग आ रही है उनके बीच में तुम फंसे हुए हो, अनसर्टेन हो कि क्या करना है, तो उसे बोलेंगे एम्बिवेलेंट। तो इसको अगर देखें तो अनसर्टेन पहला तो यही आ गया, अनसर्टेन। अनश्योर, श्योरिटी नहीं है तुम्हारे तुम्हारे में। तुम डाउटफुल हो, इनमें से कोई भी वर्ड दिख जाए ना जो उसे शक पैदा हो रहा हो कि इन इन दोनों में से कौन सा, उसे कंफ्यूजन हो रही हो, वो तुम कर सकते हो। इनडिसाइसिव, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या करना है, इनडिसाइसिव। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और भी है इनकनक्लूसिव, मतलब कोई कंक्लूजन पे ही नहीं आ पा रहा है, ऐसे कई सारे हो सकते हैं। तो सर्टेन तो इसका उल्टा हो गया, तो ये तो नहीं होगा। अनडिसाइडेड, मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है दो के बीच में, तो वही हो गया अनडिसाइडेड। यहाँ पर इनडिसाइसिव है, अनडिसाइडेड कुछ भी हो। फॉर्मली कन्विंस्ड, फॉर्मली मतलब मजबूती से कन्विंस है वो, तो यहाँ पर तो नहीं लग रहा वो दो मतलब एक दिन वो पसंद कर रहा है, दूसरे दिन नहीं पसंद कर रहा, तो फॉर्मली कन्विंस्ड तो है नहीं वो। फिक्स्ड, फिक्स्ड तो है ही नहीं। वो अनसर्टेन है, अनडिसाइडेड है, अनश्योर है, डाउटफुल है। तो इस तरीके से इसका पूरा क्वेश्चन हमने देखा। तो तुम्हें साथ ही साथ याद भी होते जा रहे होंगे, तुम देख लो, इस तरीके से तुम्हें याद हो जाएगा। पिछले वाले में क्या था, एल्ट्रस्ट को ऑल्ट्रस्ट से तुम्हें याद हो जाएगा, तो सारे वर्ड में ऐसे कराने वाला हूँ कि तुम्हें याद हो जाए। स्टिंगी को तंगी से याद हो जाएगा, तंगी में क्या हो जाता है, इंसान कंजूस हो जाता है, वो कम पैसे खर्च करता है। पार्सिमोनियस, पर्स में मनी कम है ऐसे मतलब कर सकते हो तुम इनको। तो अब तीसरे वाले को देखते हैं। द पेशेंट लॉस्ट सो मच वेट दैट हिज फेस बिकम क्वाइट एंगुलर। एंगुलर मतलब उसका फेस कैसा हो गया, थोड़ा सा ऐसा हो गया, कोनेदार जैसा हो गया, बिल्कुल कोना तो नहीं होगा, थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, तो उसे एंगुलर फेस बोलते हैं। अलग अलग फेस की स्टाइल होती है, किसी का ऐसा है, किसी का थोड़ा सा ऐसा होता है ना, तुमने कार्टून वगैरह में देखा होगा, तो ऐसा ही है बिल्कुल। तो उसमें नोक बन रही हो ना, तो उसे एंगुलर बोलेंगे। शार्प कॉर्नर्ड, मतलब उसके जो कॉर्नर है वो शार्प, हाँ, तीक्ष्ण बोलते हैं शार्प को हिंदी में। तो तो एंगुलर का मतलब नुकीला, नुकीला बोल लो, शार्प कॉर्नर्ड, वो तो हो ही गया। ये भी इसका सिनोनिम्स में दे सकता है अगर दिया तो। और तो कुछ इसमें ध्यान रखने वाली बात है नहीं। लीन का मतलब बिल्कुल पतला, दुबला पतला, या पतला ही समझ लो। थिन, स्लिम, वो सारी चीजें इसके लिए आ जाएंगे, पतले के लिए। स्लिम बॉडी, बिल्कुल लीन। रोटंड का मतलब होता है गोल मटोल, गोल मटोल, या तुम बोल सकते हो मोटे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, चबी, चबी बोल सकते हो उसको, चबी। या फिर गोल मटोल के लिए राउंड आ जाएगा। बिल्कुल सेम, इसी का ही सिनोनिम्स ये है, दोनों का मतलब एक जैसे है, ये आपस में सिनोनिम्स हैं, आपस में दोनों सिनोनिम्स हैं। प्लम्प बाई, प्लम्प, प्लम्प का भी मतलब होता है गोल मटोल या चबी, राउंड, वही चीजें हैं। ये थोड़ा सा मुझे लगता है मोटापे के लिए ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है प्लम्प, जिसको तुम फैट वगैरह भी कर सकते हो। कर्वी क्या होता है, कर्वी ऐसा होता है, ऐसा। कर्व तुमने सुना होगा, मैथ में बनाते हैं ना कर्व, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो वो ऐसा नहीं होता, शार्प कॉर्नर्ड कर्व नहीं होता, कर्व तो ऐसा ही चलता है। तो ये कर्वी तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें एंगुलर मतलब नुकीला, नोक बन रही हो, तो नोक तो किसमें बनेगी, पतले वाली चीज में तो बनेगी, इसमें गोल मटोल में तो बनने से रही। गोल मटोल मतलब ऐसा कुछ ऐसा कुछ, तो इन दोनों में नहीं है, कर्वी भी नहीं है, तो बचा कौन सा, लीन। तो एंगुलर का मतलब पतला, नुकीला, शार्प, उसके लिए आता है। कंकाल समान भी बोल देते हैं लीन को
कि बिल्कुल कंकाल हो रहा है, पतला हो रहा है। तो ऐसे ये भी तुम्हें पता चल गया होगा। बिकॉज द गर्ल वाज सो एरोगेंट सी हैड फ्यू फ्रेंड्स। एरोगेंट सबको पता होगा, घमंडी। तो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, बिकॉज द गर्ल वाज सो एरोगेंट सी हैड फ्यू फ्रेंड्स, मतलब वो बहुत ज्यादा घमंडी है इसलिए उसके कम दोस्त हैं। तो घमंडी थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा कि एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव है तभी तो उसके कम फ्रेंड है, अगर नेगेटिव नहीं होता तो फिर तो फ्रेंड ही फ्रेंड होते। तो एरोगेंट एक नेगेटिव वर्ड है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे ना वो भी नेगेटिव लेना है। वैसे तुम घमंडी को देखो, उसके लिए तुम बोल्ड भी लिख सकते हो, साहसी जैसा। ओवर कॉन्फिडेंस तुम लिख सकते हो, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा क्योंकि ये एक नेगेटिव वर्ड है और ये तुम ज़्यादातर टाइम पॉजिटिव वर्ड के साथ यूज करते हैं, तो इनको हम इसका सिनोनिम्स नहीं मान सकते। अगर तुम कई सारी बुक्स वगैरह देखोगे ना, वहां पर भी ये बोल्ड है, ओवर कॉन्फिडेंस है, इनको डाल रखा होता है इसके सिनोनिम्स में, तो वो गलती कर देते हैं। तो हमें थोड़ा सा संभल के चलना है, डिटेल में चलना है, एक एक चीज हमें पता होना चाहिए। तो इनको हम हटाएंगे, केवल हम नेगेटिव नेगेटिव वर्ड लेंगे। अब एरोगेंट के सिनोनिम्स में नेगेटिव वर्ड कौन कौन से आ सकते हैं? पहला है तुम्हारा हॉटी, इसको तुम अपने हिसाब से याद कर लेना कैसे वो घमंडी है। दूसरा है तुम्हारा सेल्फ इम्पोर्टेंट, मतलब खुद को इम्पोर्टेंस देती है और किसी को नहीं, खुद ही इम्पोर्टेंट है बस, और से कोई परवाह नहीं है। तो ये भी है। ईगोइस्टिक, ये तुम्हारा इसी में आ जाएगा। और क्या है, हिंदी में तो इसको घमंडी ही बोलते हैं, घमंडी या अभिमानी भी बोल सकते हो। अभिमानी एक तो हाँ लिख सकते हो, नहीं तो ये पॉजिटिव वर्ड ज्यादा है, बट समझने के लिए लिख लो घमंडी या अभिमानी। इसके लिए एक और वर्ड आता है जो शायद पूछा भी जा चुका है, पॉम्पस। पॉम्पस भी होता है घमंडी। तो ये चार इसके लिए सिनोनिम्स याद रखना। और तुम ये मत सोचना कि ये 150 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, 150 नहीं है, ये तो 500 प्लस मामला गया, क्योंकि तुम देखो चार तो वर्ड यहीं पर मिल गए। अभी तो ये इसका नहीं तो पता, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, इसके भी फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स मतलब चलेंगे, चार तीन चार इसके, तीन चार इसके। पीछे भी देखो, ये तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हें नहीं पता, वो बताया। फिर ऊपर देखो, ये दो नहीं पते थे, ये नहीं पता था बिलीजरेंट नहीं पता था, तो स्टिंग ही नहीं पता था। एक ही क्वेश्चन में तुम्हें तीन तीन चार चार वर्ड तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, तो समझ लो 150 में तीन चार का गुणा कर दो कितने में पहुंचेगा। तो बहुत डिटेल होने वाली, इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारी वोकैबुलरी इस वीडियो के बाद और एक दो वीडियो और आएंगे उसके बाद बहुत बढ़िया हो जाएगी, और तुम साथ ही साथ क्वेश्चन करना भी सीख रहे हो अभी। तो अब एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। मीक, मीक होता है थोड़ा सा मतलब आज्ञाकारी, या फिर दब्बू बोल सकते हो। दब्बू इसके लिए सही वर्ड है हिंदी में, कि वो सबसे दबकर रहती है, ज्यादा साहसी नहीं है वो, बहुत ही क्वाइट है, शांत है, ऐसे लिख सकते हो तुम। या फिर इसमें ई नहीं होगा, क्वाइट। साई बोल सकते हो, शर्मीली है, ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। या फिर इसके लिए एक बढ़िया वर्ड है डोसाइल, भोली वाली। भोली वाली इसके लिए मस्त है, इसका मतलब क्या है? भोली वाली। ज्यादातर ये महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है। मीक, कमजोर, वैसे तो पुरुषों के लिए भी हो सकता है, बट ज्यादातर टाइम महिलाओं के लिए होता है। तो मीक, डोसाइल, क्वाइट, या फिर डोसाइल, डोसाइल तो खैर हो गया, माइल्ड, या फिर तुम इसके लिए मॉडेस्ट भी लिख सकते हो। तो ये तीनों के तीनों आपस में सिनोनिम्स हैं, एक और ये तीनों आपस में सिनोनिम्स हैं। तो बचा कौन सा? प्रिजम्पचुअस। प्रिजम्पचुअस का मतलब होता है अभिमानी, घमंडी, सेम वही एरोगेंट के जैसा। तो इसके भी मैं लिख देता हूँ, प्रिजम्पचुअस का मतलब ध्यान रखना कि घमंडी है। तो इसके लिए भी सेम कॉन्फिडेंस के लिए काम करता है। ये भी नेगेटिव वर्ड ही है कि दूसरों को नुकसान पहुंचे या ना पहुंचे वो तो करेगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से करेगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर भी आ जाएगा, एरोगेंट यहाँ पर भी आ जाएगा। और क्या है, फिर अगर एरोगेंट आ रहा है तो फिर ये सारे तो आ ही जाएंगे इसमें। ओवर बोल्ड भी लिख सकते हो कि ज्यादा ही वो साहसी है, साहसी काम कर रहा है। ऑडेसियस इसके लिए आता है, बट ऑडेसियस थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड है, बट तुम डाल सकते हो, अगर आ गया ना ऑप्शन में तो तुम कर देना इसको। साई तो हो ही गया। तो इतने सारे वर्ड तुम्हें इस वाले क्वेश्चन में देखने को मिल गए। तो ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हम, वोकैबुलरी को ही कर रहे हैं और बहुत ज्यादा डिटेल में कर रहे हैं। तो एरोगेंट मींस ओवरबियरिंगली अज्यूमिंग, इंसोलेंटली प्राउड। इंसोलेंट, अब देखो ये यहाँ पर आ ही गया है, तो ये तुम्हारा एनडीए 2 2022 में पूछा गया था। इंसोलेंट मतलब घमंडी जैसा ही है। क्रूर भी कई बार इसके लिए इस्तेमाल करा जाता है, क्रूर या घमंडी कुछ भी कर सकते हो। अगर इंसोलेंट का भी सिनोनिम्स पूछे ना, तो अगर ऑप्शन में ये सारी चीजें दे रखी हो, हॉटी, पंपस, ईगोइस्टिक, सेल्फ इंपॉर्टेंट। सेल्फ इंपॉर्टेंट तुम्हें ऑप्शन में नहीं दिखेगा, बस मैंने समझाने के लिए बता दिया है कि खुद को ही बस इंपॉर्टेंट देता है। प्रिजम्पचुअस इसका डायरेक्ट सिनोनिम्स दे देता है, तो इसको भी तुम ध्यान रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। आई हैव एन एवर्जन टू गेटिंग मैरिड। एवर्जन भी तुम्हारा ऑप्शन में आ रखा है एनडीए के ही क्वेश्चन में, तो इसको भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। तो एवर्जन का मतलब होता है घृणा, किसी चीज से घृणा हो रही है, हेट, हेट रेट बढ़ रही है, तो वही है।
कि उसे शादी करने से नफरत हो रही है, नफरत है। डिसलाइक भी लिख सकते हो कि उसे पसंद नहीं है वो चीज़, डिसलाइक। अनइंटरेस्टेड कुछ भी हो सकता है, डिसलाइक या हेट्रेड। और ये जो डिसलाइक होगी ना वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाए तो उसे ही तो घृणा बोलेंगे, तो इंटेंस डिसलाइक ये आता है इसके लिए। सिंपल डिसलाइक बोले तो भी है। और इसके लिए तुम्हारा मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं है, शादी करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट नहीं है मतलब उसके लिए तुम्हारा इनक्लाइनेशन नहीं है, तुम्हारी टेंडेंसी नहीं है उधर की तरफ, तो इनक्लाइनेशन तो होगा ही नहीं, मतलब उसकी तरफ तुम्हारा झुकाव तो होगा नहीं। रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस होता है मतलब किसी काम को करने में तुम आलस दिखा रहे हो या उसे करने में तुम्हारा मन नहीं है, तो सेम केस उसका मन नहीं है यहाँ पर। अनइंटरेस्टेड तुम लिख सकते हो, अनइंटरेस्टेड। या फिर तुम इसके लिए लिख सकते हो इनक्लेशन नहीं, इनक्लिनेशन नहीं है तो डिस इनक्लिनेशन। बिल्कुल उल्टा है, बस डिस लगा दिया तुमने। तो ये सारे एवर्जन के हो गए। लाइकिंग, एक्सेप्टेंस, ये तो बिल्कुल वही है कि उसे घृणा है, तो घृणा के उल्टे क्या है, उसे पसंद है, वो एक्सेप्ट कर रही है, तो ये तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम्स कौन सा होगा, रिलेक्टेंस। अब रिलेक्टेंस के क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। तो रिलेक्टेंस का भी कुछ अलग नहीं है, सेम है एवर्जन का ही। रिलेक्टेंस को अगर तुम हिंदी में देखो ना तो इसे अनिच्छा बोलते हैं। अनिच्छा मतलब अनइंटरेस्टेड है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, डिसइंक्लिनेशन दिखा रहा है वो। या फिर तुम इसे सिंपल हेजिटेशन भी बोल सकते हो। हेजिटेशन मतलब एवर्जन के लिए तुम हेजिटेशन इस्तेमाल कर सकते हो अगर ऑप्शन में दिख जाए तो, या फिर कहीं तुम्हें इस्तेमाल और करना हो तो। या फिर इसके लिए तुम बस यही है, अनविलिंगनेस मतलब अनिच्छा ही है, अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस। तो इस तरीके से वही सेम है, रिलक्टेंस तुम्हारा इसका सिनोनिम्स हो गया। तो ये सारे वर्ड इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो ये सारे के सारे एवर्जन या रिलक्टेंस के लिए तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो अवर्जन मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसइंक्लिनेशन या डिसलाइकिंग, मतलब उसे पसंद ही नहीं है। या तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए अगर ऑप्शन में देगा ना तो या तो डिसइंक्लिनेशन देगा या फिर इंटेंस डिसलाइक देगा, अनविलिंगनेस भी दे सकता है। ये तीन चीजें अगर तुम्हारे ऑप्शन में दिख सकती हैं। तो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो पसंद आ रहा हो तरीका तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक वाइक करके शेयर भी कर देना ताकि और लोगों तक भी पहुंच जाए, क्योंकि बहुत वोकल करने वाले हैं इसमें हम। नेक्स्ट देखें, सिक्स्थ क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ द फॉग आई कुड बेयरली डिसर्न द लैंडिंग स्ट्रिप। तो जो एरोप्लेन वगैरह लैंड करता है तो वो स्ट्रिप वगैरह होती है, तो फॉग इतना था कि वो मुश्किल से ही दिख पा रही थी। बेयरली का मतलब मुश्किल से, या फिर ना के बराबर, किल से, ना के बराबर। तो डिसर्न का मतलब वो मुश्किल से दिख पा रही होगी या पहचान कर पा रहा होगा, या उसमें हाँ यही है, देख नहीं पा रहा है वो। तो डिस्सन का मतलब होता है वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा गला खराब है इसलिए आवाज चेंज हो जा रही है बार बार, कोई वॉइस इफेक्ट नहीं लगाया है। तो परसीव भी इसके लिए आता है कि वो अनुभव कर पा रहा है या उसे महसूस कर पा रहा है कि ये कुछ दिख नहीं रहा है वहां पर। तो डिस्सन के लिए रिकॉग्नाइज आ जाएगा, पहचान से रिलेटेड है बस, रिकॉग्नाइज। हिंदी में सिंपल एक वर्ड, पहचान। या अंतर कर पाना, ये भी आ जाता है इसके लिए, अंतर कर पाना। इसी को हिंदी में, अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिस्टिंग्विश करना, या इसको बोलेंगे आइडेंटिफाई कर पाना। तो कई सारे वर्ड हैं तो अपने अपने हिसाब से कर ले सकते हैं। नोट कर पाया, मुश्किल से नोटिस कर पाया। तो इस तरीके से डिस्टर्न का मतलब डिटेक्ट करना, परसीव करना, रिकॉग्नाइज करना, डिस्टिंग्विश करना, आइडेंटिफाई करना, वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो इग्नोर करना ये तो नहीं होगा। डिफ्रेंशिएट करना, अंतर कर पाना, वही है। डिस्टिंग्विश करना या डिफ्रेंशिएट करना सेम बात है। तो डिस्टर्न मीन्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू और मोर थिंग। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। डिस्टर्न भी डिफ्रेंशिएट होगा। तो इस तरीके से ये तो हो जाएगा। कन्फ्यूज मतलब कन्फ्यूज है, कुछ पता नहीं चल रहा। बट कन्फ्यूज कब आता, जब इसमें बेयरली ना दिया होता, आई कुड, सॉरी, कोई और सेंटेंस होता वहां पर तो इस्तेमाल कर सकते थे कन्फ्यूज को, कि वो कन्फ्यूज हो गया लैंडिंग स्ट्रिप को लेकर। बट यहाँ पर उसने बेयरली लगा दिया कि मुश्किल से वो पहचान कर पाया। तो बेयरली पहले से ही नेगेटिव वर्ड दे दिया उसने, तो उसके बाद भी नेगेटिव वर्ड नहीं डाल सकते। कन्फ्यूज का एक नेगेटिव वर्ड है, बट यहाँ पर हमें पॉजिटिव लाना पड़ेगा, तभी तो वो बोलेगा कि मुश्किल से पहचान कर पाया या पता कर पाया। नहीं तो तुम यहाँ पर भी नेगेटिव डाल दो कि वो मुश्किल से पता नहीं कर पाया, तो ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे, ना के बराबर पता नहीं कर पाया, ऐसे नहीं होगा। तो नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आएगा या पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आएगा, तो ऐसा चलता है। तो ये भी तरीका है। अगर तुम्हें बेयरली या फिर कोई और नेगेटिव वर्ड दिख जाए तो तुम्हें पक्का पता होना चाहिए कि इसके बाद तो पॉजिटिव वर्ड ही आना है। तो ये सारे नेगेटिव वर्ड, इग्नोर आपका नेगेटिव वर्ड, ओवरलुक का भी मतलब होता है नजरअंदाज करना। ये भी किसी पेपर में पूछा जा चुका है, मुझे याद है थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट ही होगा कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया क्योंकि इतना फॉग ज़्यादा ही था।
तो इस तरीके से करो ना वोकेबलरी इतना डिटेल में, ताकि तुम्हें हर चीज़ पता रहे, हर एक क्वेश्चन को करना कैसे है वो भी तुम्हें पता चलता जाए। अभी तो ये पीवाईक्यू नहीं है, तुम मेरी पीवाईक्यू वाली सीरीज को देख कर आओ। उसमें तो हमने क्वेश्चन को करना सीखा है कि कितने तरीके हो सकते हैं एक क्वेश्चन को करने के। और उसमें अगर ऐसे सेंटेंस में भी कोई वर्ड दिख जाता ना, उसको भी मैंने निमोनिक्स के साथ याद कराया। इसमें मैंने निमोनिक्स नहीं करा रहा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वर्ड कराने हैं इसमें, क्योंकि लास्ट का 1 मंथ बचा है। अगर वो उससे निमोनिक्स से कराने लगा तो बहुत सारे वर्ड छूट जाएंगे, इसलिए मैं निमोनिक्स पर नहीं जा रहा। नहीं, मैंने उस सीरीज को जाकर देखो, एक वर्ड भी, सिंगल वर्ड, मतलब 1-2 वर्ड ही छोड़े थे पूरी सीरीज में, नहीं तो सारे के सारे वर्ड निमोनिक्स से याद कराए थे ऑप्शन से। उसमें जो भी तुम्हारी स्क्रीन पर जो भी वर्ड दिख रहा था ना, उसका उनको भी मैंने निमोनिक्स के साथ कराया था, तो उसको जरूर देखना। आगे बढ़ती हैं। आफ्टर डूइंग मैनुअल लेबर, मैनुअल लेबर का मतलब होता है कि तुम हाथ से या फिर शारीरिक श्रम कर रहे हो। लेबर मतलब श्रम, तो शारीरिक श्रम कर रहे हो, कोई मशीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हाथों से शरीर का इस्तेमाल करके ही काम कर रहे हो तुम किसी को। तो ही डिसडेंड द आइडिया ऑफ बिकमिंग ए कॉटन पिकर। तो कॉटन, जो रुई वगैरह की खेती वगैरह होती है, तुमने देखा होगा, जो इतने इतने छोटे छोटे पेड़ होते हैं, तो उनमें से रुई निकालने का काम बहुत कठिन काम होता है। अगर तुम हाथ से करो ना तो बहुत कठिन काम है, मैंने खुद कर रखा है। मतलब खेतों में जाकर नहीं, कुछ कुछ पेड़ पौधे से निकाला है मैंने, तो वो आसान काम तो बिल्कुल नहीं है। अगर इतने लार्ज स्केल पर करो तो तुम, आसान नहीं है वो हाथों से करना। तो उसने कॉटन पिकर बनने का आइडिया डिसडेन कर दिया। तो उसने डिसडेन कर दिया मतलब उसको इनकार कर दिया, इनकार कर दिया, हिंदी में सिंपल इनकार कर दिया। या फिर इसी के लिए तुम लिख सकते हो तिरस्कार कर दिया। हिंदी में तो कई सारे वर्ड तुम्हें मिल जाएंगे, तिरस्कार, या अवमानना कर दी, उपेक्षा कर दी, अस्वीकृत कर दिया। घृणा के लिए भी आ जाता है डिसडेन, घृणा किया, या घृणित बोल सकते हो, घृणा किया। तो अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिसडेन मतलब रिजेक्ट कर दिया, उसने उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। या तुम बोल सकते हो इसके लिए एक और आता है स्कॉर्न, ये भी तुम्हारा पीवाईक्यू में देखा जा चुका है। स्कॉर्न का भी मतलब होता है ठुकरा देना, ठुकरा देना। डिसरिगार्ड भी बोल सकते हो कि उसने उसको तिरस्कार कर दिया, डिसरिगार्ड, उसकी कोई इज्जत नहीं रखी, तो डिसरिगार्ड भी आ जाता है। और भी कई सारे वर्ड हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तो यही है। डिसडेन को तुम हेटरेट से भी लिख सकते हो कि हेट किया उसने। हेट के लिए हमारे पास पहले भी यहाँ पर आ चुका है ये, एवर्जन घृणा, अनइंटरेस्टेड, डिसइंक्लिनेशन, हेजिटेशन, अनविलिंगनेस, इंटेंस डिसलाइक, रिलक्टेंस। तो इन सारे वर्ड को भी यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे हेट तुम्हें यहाँ पर डायरेक्ट दिख जाएगा, तो उसने उस आइडिया को हेट कर दिया, फेवर करेगा नहीं। एडमायरेशन मतलब प्रशंसा, तो हेट ही इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एडमायरेशन को देखा है तो इसको भी सिनोनिम्स देख लेते हैं साथ ही साथ, ताकि तुम्हें वोकैबुलरी यहाँ पर भरमार हो जाएगी तुम्हारे पास। इतनी वोकैबुलरी करने वाले हैं इस वन शॉट में, और इसके 1-2 वन शॉट और आएंगे, पूरी सीरीज है, नो समझ लो। तो से पहले तो एप्रिसिएशन आ जाता है, तुम एप्रिसिएशन, तो एप्रिसिएशन। एक्सटॉल भी कर सकते हो कि प्रशंसा कर दी, एक्सटॉल। प्रेज वगैरह तो तुम कर ही सकते हो। एडोरेशन भी आ जाएगा, एडोर, एडोरेशन मतलब प्रशंसा, उसकी इज्जत करना, उसके लिए आते हैं ये सारे वर्ड। तो इतने सारे वर्ड हमने इस क्वेश्चन में देख लिए। कितने, ये तो एक नया वर्ड दिखा होगा, ये 2, एक्सटॉल 3, एडोरेशन 4। एडमायरेशन भी किसी को पता होगा, नए स्टूडेंट होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे, उसको एडमायरेशन भी शायद ना पता हो, तो उसके लिए ये भी एक नया वर्ड हो जाएगा। तो तुम अंदाजा लगा चल लो, एक ही क्वेश्चन में तुम्हें कितने वर्ड देखने को मिल रहे हैं, और ये जो वन शॉट है उसमें तुम्हें कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 500 प्लस तो मेरा अंदाजा है कि इतने तो तुम्हें मिल जाएंगे। सो डिसडेंड मीन्स इंटेंस डिसलाइक, वही आ गया ना, इंटेंस डिसलाइक मतलब एवर्जन भी यहाँ पर तुम डाल सकते हो कि घृणा है उसे कॉटन पिकर बनने में। टू ट्रीट विद स्कॉर्न, देखो स्कॉर्न यहाँ पर भी है, मैंने पहले बता दिया कि ठुकरा देना, तिरस्कार कर देना, उपेक्षा कर देना, वही है। कॉन्टेप्ट, ये भी आ जाएगा। कॉन्टेम्प्ट का भी मतलब यही होता है कि तुम्हें वो चीज पसंद नहीं है। टू रिजेक्ट द अनवर्दी, जो तुम्हें अनवर्दी लगता है, मूल्यहीन लगता है, या फिर तुम्हें पसंद नहीं है, उसको तुम रिजेक्ट कर दे रहे हो, तो इसे एक्सप्लेनेशन में ही तुम्हें सारे सिनोनिम्स मिल जाएंगे। इंटेंस डिसलाइक, एवर्जन, स्कॉर्न, कॉन्टेम्प्ट, रिजेक्ट, तो वो सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। डिसरिगार्ड भी तुम ऐड कर लेना। नेक्स्ट है डिस्परेजिंग, ये भी तुम्हारा पीवाईक्यू है एनडीए का। तो तुम देख सकते हैं पीवाईक्यू तो भर भर के इस पूरे पीडीएफ में दे रखे हैं। इज डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स कॉज द कमिटी टू गिव द जॉब टू अनदर पर्सन। तो उसके जो डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स थे, उसने कमिटी को मजबूर कर दिया कि वो उस जॉब को किसी दूसरे पर्सन को दे दें। ऐसा वो डिस्पैरेजिंग रिमार्क कर रहा था, मतलब अपने
रिमार्क्स मतलब उसका कोई कथन होंगे किसी चीज पर, उसके जो रिमार्क्स, सॉरी दोबारा समझाता हूँ। रिमार्क्स मतलब कोई टिप्पणी कर रहा है, कोई कमेंट वगैरह कर रहा है किसी चीज पर अपनी, वो कर रहा है, उसके जो ओपिनियन वगैरह है ना वो बहुत ही डिस्परेजिंग है। डिस्परेजिंग का मतलब होता है कि बिल्कुल निंदनीय, जिनकी निंदा करी जानी चाहिए, बहुत ही अपमानजनक ऐसी ऐसी बातें करता है, तो उसकी जगह किसी और व्यक्ति को दे देनी ही चाहिए। अपमानजनक, बहुत ही तुच्छ बातें कर रहा है, निचले स्तर की बातें कर रहा है, तो उसे डिस्परेजिंग कहेंगे कि उसके जो डिस्परेजिंग रिमार्क्स थे, कमेंट्स थे, उनकी वजह से उसकी जॉब चली गई। तो डिस्परेजिंग को मतलब सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो इसका, इसको याद करने की ट्रिक यही है कि डिस्करेज से याद कर लो। डिस्करेज मतलब किसी को नीचा दिखा रहे हो तुम, उसको प्रोत्साहित करने की जगह पर डिमोटिवेट कर रहे हो, तो उस तरीके से तुम्हें ये याद हो जाएगा कि बहुत निंदनीय काम कर रहा है वो, तुच्छ काम। तो इसके लिए सिनोनिम्स बनते हैं बी लिटिल। बी लिटिल का मतलब होता है तुच्छ, नीच काम करना, तो बी लिटिल। डेरोगेटरी तुमने सुना होगा, अपमानजनक, डेरोगेटरी, मेहमान को देर तक गेट पर रखते हैं तो वो अपमान समझता है, तो ऐसे डेरोगेटरी हो गया। इंसल्टिंग भी कर सकते हो पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यही एक दो याद कर लो डिस्परेजिंग के लिए। तो बी लिटिल डायरेक्ट इसका आंसर तुम्हें दिख रहा होगा। प्रेज तो मतलब प्रशंसा है। एडमायर, एडमायर ऊपर ही हमने देखा था प्रशंसा के लिए, एडमायरेशन, एप्रिसिएशन, एक्सटॉल, प्रेज, एडोरेशन, उसके लिए एडमायरेशन आता है, या एडमायर करना मतलब उसकी प्रशंसा करना, ऑनर करना, उसका सम्मान करना। ऑनरेबल प्रिंसिपल मैडम, तो वो क्या है, सम्मान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सम्मान नहीं है, तो ऑनर ये हो गया। तो इसमें तो हमें ज्यादा वर्ड दिखे ही नहीं, ये दो तीन वर्ड दिखे हैं, डिस्परेजिंग, बी लिटिल, डेरोगेटरी, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है। डिस्परेज मीन्स टू डीग्रेड। डीग्रेड का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। डीग्रेड, उसकी ग्रेड को नीचे कर दिया, मतलब उसको नीचा दिखाना, इसके लिए ये भी वर्ड है। डिस्परेज मतलब नीचा दिखाना। या फिर टू स्पीक ऑफ समवन और समथिंग इन ए डेरोगेटरी मैनर, मतलब अपमानजनक तरीके से तुम बात कर रहे हो, तो डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक। तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन में ही तुम्हें सिनोनिम्स देखने को मिल जाएंगे, तो इस तरीके से वो पीडीएफ भी तुम देख लेना बाद में रिवाइज करने के लिए, उससे भी तुम्हें बहुत हेल्प मिलने वाली है। द कपल गॉट मैरिड डिस्पाइट ऑफ ए ग्रेट डिस्पैरिटी इन दियर एज। तो उनकी एज में क्या होगा, डिस्पैरिटी है, ग्रेट डिस्पैरिटी है, तो एज में कुछ अंतर जैसा ही तो दिख रहा होगा। सेंटेंस पढ़कर भी उसका सेंस समझ सकते हो। डिस्पाइट मतलब उसके बावजूद भी, ज्यादा उनके, उनकी एज में बहुत ज्यादा अंतर है, फिर भी उन्होंने शादी करी, तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो। तो डिस्पैरिटी का हमने थोड़ा सा की बात कर रहा है, उन दोनों की एज में कुछ अंतर है उसकी बात कर रहा है। तो सिमिलैरिटी तो होगी नहीं, इक्वलिटी नहीं होगी, सेमनेस नहीं होगी। इसके ऑप्शन बहुत इजी है, इसलिए तुम एलिमिनेट कर सकते हो, बट ये ऑप्शन मैंने इस तरीके से बनाए नहीं है। मुझे सिर्फ वोकैबुलरी पढ़ानी थी, क्वेश्चन नहीं कराने थे। क्वेश्चन कराने होते फिर तो मैं डायरेक्ट पीवाईक्यू लेकर आता, और वो मैंने ला भी चुका हूँ, और उसमें और वीडियो ऐड करता रहूंगा। तो डिस्पैरिटी के सारे सिनोनिम्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो अनइक्वल ही है, कि कोई इक्वल नहीं है, दोनों की एज इक्वल नहीं है। तो डिस्पैरिटी मीन्स कंडीशन और फैक्ट ऑफ बीइंग अनइक्वल इन एज, रैंक, डिग्री। इन तीनों में अगर कोई अनइक्वल है तो उसके लिए डिस्पैरिटी का इस्तेमाल कर लेंगे। अनइक्वल हो गया, अनइवन हो गया, एक जैसे नहीं है। जैसे यहाँ पर सिमिलरिटी हो गया, इन इक्वलिटी, अनइक्वल या इन इक्वलिटी, वो तो सेम जैसे ही वर्ड है। इनकंसिस्टेंसी भी लिख सकते हो, डिस्पैरिटी मतलब कंसिस्टेंट नहीं है उन दोनों की, तो इनकंसिस्टेंसी ये भी तुम्हारे लिए आ जाएगा। इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, इन, सॉरी, इम्बैलेंस। तो ये सारे वर्ड तुम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत इजी इसके वर्ड है सिनोनिम्स में। वेरिएशन भी कर सकते हो, कि वेरिएशन है दोनों की एज में, तो इतने सारे कर सकते हो तुम। अनइवननेस, बहुत सारे वर्ड है इसके, तो तुम जितने कर लो उतना ही है। पर तुम समझ गए, डिस्पैरिटी मेन है कि उन दोनों की एजेस में अंतर है, अंतर से तुम समझ सकते हो इसको। इसके लिए एक और वर्ड आता है सही, वो शायद पूछ ले, डिस्क्रिपेंसी। इसका भी मतलब होता है भिन्नता, दोनों में भिन्नता है, ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट अगर सिनोनिम्स बनता है तो ये बनेगा। इसमें सिंपल से इन इक्वलिटी दिख रहा होगा तो वही इसका सिनोनिम्स है, तो इतने सारे ध्यान रखना। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिपेंसी और डिस्पैरिटी, इन दोनों को बस याद कर लेना, इनमें से और कोई याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है तुम्हारा, ही वुड ऑफन एम्बेलिश हिज नैरेटिव्स अबाउट फेमस पीपल। तो एम्बेलिश ये वर्ड मैंने पहले भी करा रखा है, एक 10 मैंने वो कराए थे वर्ड, उन्होंने मैंने कराया था एम्बेलिश। और उस वक्त दुर्गा दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा था, तो मैंने उसी से रिलेट करा था कि अम्बे माता की जो दरबार होता है उसको सजाया जा रहा है आज के टाइम पे हर जगह। एम्बेलिश मतलब सजावट करना,
एक तो ये सिंपल बन गया। फिर यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है कि जो नैरेटिव्स है उसके जो मुद्दे वगैरह हैं, तो जो फेमस पीपल हैं उनके बारे में जो नैरेटिव्स है उनको वो बहुत सजा देता है। आमतौर पर वो सजा देता है, सजा देता है मतलब उनको बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। तो ये बढ़ा चढ़ा कर, हिंदी वाले वर्ड तो ऐसे ही है, बढ़ा चढ़ा कर। यहाँ पर तुम सिंपल अगर शुद्ध हिंदी वर्ड देखो तो अलंकृत करना। अलंकार तुमने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, 11th 12th में आते हैं शायद। तो अलंकृत मतलब भाषा को और सुंदर बना देना, उसकी सजावट कर देना, तो उसे अलंकृत कहेंगे। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या क्या वर्ड आएंगे? एम्बेलिश मीन्स डेकोरेट, टू मेक ब्यूटीफुल विद ऑर्नामेंटेशन। तो ये दो सिनोनिम्स तो तुम्हें यही मिल गए, सजाना या फिर आभूषण पहनाना। आभूषण पहनाना, आभूषित या फिर आभूषण पहनाना, ऐसे ही कर लो। तो दो वर्ड तो तुम्हें ये मिले। और क्या क्या हो सकता है? डेकोरेट हो गया। एनहेंस करना मतलब उसकी क्वालिटी को एनहेंस कर दिया, तो बढ़ा दिया, एनहेंस करना। ब्यूटीफाई करना, तो कई सारे वर्ड तुम्हें देखने को मिलेंगे। ब्यूटीफाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गार्निश ये इंपॉर्टेंट है, गार्निश। और ऑर्नामेंटेशन, ऑर्नामेंटेशन, ये तीन चार वर्ड तुम्हें ध्यान रखने हैं। डेकोरेट, ऑर्नामेंटेशन, गार्निश। तो बस ये इसके लिए ध्यान रखना है ना, एम्बेलिश के लिए। अब अगर ऑप्शंस को देखें तो डी फेस, तो ये तो बिल्कुल उल्टा दिख रहा है ना, कि बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ दिया, ऐसे ही तो बोलेंगे इसको। विकृत कर देना, बिगाड़ देना या क्षति पहुंचाना, बिगाड़ देना हिंदी में। या फिर ऐसे ही तुम बोलोगे डिसफिगर कर देना, उसकी फिगर बिगाड़ दिया, उसकी जो आकृति है वो उसको बिगाड़ दिया। डी फेस, डिसफिगर्ड। डैमेज कर देना, तो उसके लिए यही वर्ड आएगा, डी फेस कर देना, डैमेज। रियून, टार्निश, वेंडलाइज, ये सारे वर्ड इसके लिए ही आते हैं। डैमेज कर देना ये सिंपल इसी का हो गया। ब्यूटी, टार्निश, टार्निश भी मैंने अभी बोला था कि बिगाड़ देना या फिर कलंकित कर देना। टार्निश मतलब कलंकित कर देना, उसी का सिनोनिम्स है, कलंकित कर देना। तो टार्निश, डीफेस, डिसफिगर, डैमेज। तो एम्बेलिश का सिनोनिम्स कौन सा होगा? ब्यूटीफाई मतलब उसकी सजा देना। तो सिंपल, तो इनको भी ध्यान रखना। डी फेस से तुम्हें तीन वर्ड, दो तीन वर्ड मिल गए, डी फेस, डिसफिगर, डैमेज, टार्निश। इधर से डेकोरेट, गार्निश और ऑर्नामेंटेशन, 6-7 वर्ड एक क्वेश्चन से मिल गए तुम्हें। तो वो क्या तो बहुत ज्यादा होने वाली है, कई सारे वर्ड मिलने वाले हैं और तुम्हें याद भी होता जा रहा होगा। एक ग्रुप में चल रही है, इन्हें ग्रुपिंग ऑफ वर्ड भी बोलते हैं। कई सारे टीचर इसी तरीके से कराते हैं कि एक वर्ड पकड़ा, उसके जितने भी सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, उनको एक जगह पर लिखा दिया, तो वो ग्रुपिंग ऑफ वर्ड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरीके से भी तुम्हें याद हो जाती है कई सारी चीजें, एक जगह सारे वर्ड लिखे दिखते हैं एक जैसे, तो वो याद हो जाती है। तो अब भी जिसने लाइक नहीं करा है वो कर देना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हिज एंग्री वर्ड्स एंजेंडर्ड स्ट्राइफ इन हिज रिलेशनशिप विद हिज वाइफ। तो यहाँ पर कई सारी चीजें तुम्हें दिख रहा होगा। सबसे पहले तो स्ट्राइफ, ये वर्ड मैंने अपनी पुरानी प्लेलिस्ट में करा रखा है, मुझे याद है। इसका मतलब होता है, इसको मैंने कराया था एक्स्ट्रा वाइफ से मतलब एक व्यक्ति की अगर एक एक्स्ट्रा वाइफ है तो उनमें झगड़ा होना फिक्स है। तो स्ट्राइफ का मतलब होता है कलह, संघर्ष, झगड़ा वगड़ा होता रहता ना, विवाद वगैरह हो जाए तो उसे बोलेंगे स्ट्राइफ। तो इंग्लिश में ही लिखता जाता हूँ मैं सारी चीजें को। तो डिस्प्यूट हो गया कोई, या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या फिर डिस्कॉर्ड भी आ जाता है। डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा वगैरह हो गया, तो डिस्कॉर्ड। क्लैश तो तुमने सुन ही रखा होगा, तो उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कॉन्टेंशन, ये भी तुम्हें पीवाईक्यू के ऑप्शन में देख रखा था शायद। कॉन्टेंशन, कॉन्टेंशन मतलब झगड़ालू। टेंशन झगड़ा, संघर्ष कलह, डिस्प्यूट, टेंशन से तुम याद कर सकते हो इसको। तो स्ट्राइप के लिए ये 3-4 वर्ड ध्यान रखना। अब आते एनजेंडर्ड, अपना मेन वर्ड। मेन तो ये भी है, देखो अगर सेंटेंस में कोई वर्ड आ रहा है जो नया है तो उसको भी मैं पूरा डिटेल में कराते चल रहा हूँ, जितने भी उसके सिनोनिम्स हैं। तो ये वन शॉट बहुत डिटेल है, तो तुम्हें पता चल ही रहा होगा। एनजेंडर्ड का मतलब होता है किसी को उत्पन्न करना, जन्म देना। तो उसके जो एंग्री वर्ड थे, गुस्से वर्ड थे, उन्होंने उन दोनों के रिलेशनशिप के बीच डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, क्लैश, स्ट्राइप को जन्म दे दिया, उत्पन्न कर दिया। उत्पन्न या जन्म देना, जन्म दिया। तो इसके लिए क्या आएंगे? प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का भी मतलब क्या होता है? जन्म देना, उत्पन्न होना। जेनरेट भी आ जाता है, एनजेंडर्ड, जेंडर्ड से भी जेन जेन दोनों में है, तो जनरेट भी इससे याद कर सकते हो। क्रिएट, और क्या है तुम्हारा, कॉज्ड भी आ जाएगा, कॉज इसी के कारण तो हुआ है। तो इतना ही तुम याद रख लेना कि वो कुछ क्रिएट हो रहा है वहां पर। या फिर कॉज को हटाओ, ये थोड़ा दिक्कत देगा। कॉज मतलब, कॉज क्या है? उत्पन्न होना। टू कॉज, टू क्रिएट,
टू स्क्वेल्च, टू सप्रेस, सप्रेस तो मतलब दबा देना। तो उसके एंग्री वर्ड उस झगड़े को दबाएंगे तो नहीं, ये तो उल्टा हो जाएगा ना, दबा देना। तो झगड़े में अगर तुम गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा मतलब गाली गलौज कर रहे हो, तो वो दबा थोड़ी ना देगा उसको, वो तो और उत्पन्न कर देगा। तो ये तो उसका उल्टा हो गया, एंटोनिम्स होगा। स्क्वेल्च का भी मतलब होता है सेम, दबा देना, सप्रेस कर देना या फिर रद्द कर देना। स्क्वेल्च को इधर ले लेते हैं। स्टिपल आ जाता है एक तो इसके लिए कि दबा देना, गला घोंट देना, ऐसे होता है दम घोंटना, स्टिपल दम घोंटना। या फिर तुम्हारा सप्रेस तो हो ही गया, सप्रेस कर देना, क्रश कर देना, कुचल देना। क्वैश आ गया, रद्द कर देना। तो ये सारे वर्ड स्क्वेल्च के लिए आते हैं। तो ये उसके गुस्साए वर्ड उसको रद्द कर देंगे, दम घोट देंगे। या फिर उसके जो झगड़े वगैरह चल रहे हैं उनको साइलेंस तो नहीं कर सकते, सप्रेस तो नहीं कर सकते। तो ये तो उसका एंटोनिम्स हो गया, एनजेंडर्ड के एंटोनिम्स हो गए। सिनोनिम्स कौन सा होगा? टू क्रिएट, उत्पन्न कर दिया उसने झगड़ों को, उसके एंग्री वर्ड ने उत्पन्न कर दिया। तो ये सारे वर्ड भी ध्यान रखना। अपनी अगर नोटबुक बना रहे हो तो बना लेना, इस वीडियो की नोटबुक मतलब नोट्स में अपने लिख लेना। बहुत सारे वर्ड तुम्हें दिखने को मिलेंगे जो तुमने पूरी साल में देखे होंगे ना, वो सारे के सारे वर्ड तुम्हें रिपीट होते हुए दिखेंगे और नए वर्ड तुम्हें साथ ही साथ देखने को मिलेंगे। तो इसको जरूर नोट करना, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने भी जब लास्ट में देखे थे ना वन शॉट वगैरह, तो मैंने भी देखे थे, तो मैंने उनको भी लिखा था। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी साल पढ़ा था वोकलरी अपने जिस टीचर से या बैच से, तो केवल वही लिखे थे, बाकी की तो बस हवा में मन ही मन में पढ़ रहा था। ऐसा नहीं था कि बस वीडियो देख रहा था। उसको भी मैंने अपने नोट्स में डाला था, क्योंकि सारी चीजें वो रिपीट जैसी ही हो रही थी और कुछ कुछ वर्ड मुझे नए देखने को मिल रहे थे, तो उनको लिखना जरूर। इतने वर्ड को तुम बिना लिखे कैसे याद कर सकते हो? ये सारी चीजें तुम्हारे माइंड से वीडियो खत्म होते होते निकल जाएंगी, बट लिख लेते हो तो वो थोड़ी ज्यादा देर तक डटेंगी और तुम रिवाइज भी कर सकते हो उसको अपने एग्जाम के टाइम पर। और ये सारे सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ना। ये भी तुम्हारा पीवाईक्यू में देखा गया था, तुम जाकर देखो उस एनडीए पीवाईक्यू वाली सीरीज को, वहां पर तुम्हें दिखेगा ये। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्ड चल रहे हैं, तो इनको नहीं लिखोगे तो किसको लिखोगे अब? तो लिख लेना है। स्क्वेल्च का मतलब स्टेबल करना, क्रश करना, क्वेश करना, दम घोटना या फिर उसे रद्द कर देना, दबा देना, उसके लिए आता है स्क्वेल्च। तो इसमें भी तुम्हें भाई कई सारे वर्ड देखने को मिल चुके हैं। कॉन्टेंशन इंपॉर्टेंट है, डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें याद रह जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एनजेंडर्ड इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, क्रिएट करना या जनरेट करना। फिर तुम्हारा स्क्वेल्च, स्क्वेल्च से तुम्हें स्टेबल मतलब दम घोटना या दबा देना, क्रश कर देना, क्वेश कर देना। क्वेश कर देना मतलब रद्द कर देना, क्वेश का मतलब रद्द करना। तो हिंदी में भी तुम कर सकते हो इनको। तो अभी तक हमने 11 क्वेश्चन करे हैं, और एक बार बताना जो लोग नोट्स वगैरह बनाए हैं ना, वो कमेंट में बताना कि इन 11 क्वेश्चन से या फिर शुरुआत के 10 क्वेश्चन से ही हमने कितने नए वर्ड सीखे हैं, वो तुम कमेंट करना। मुझे पूरी उम्मीद है 50 प्लस तो आराम से पहुंच गए होंगे इस 10 क्वेश्चन में ही, और ज्यादा ही पहुंचे होंगे। और अगर सारे वर्ड को संभालने पहुंच जाए ना, फिर तो बहुत आगे हैं हम। तो एक बार बताना कि पहले 10 क्वेश्चन में हमने कितने वर्ड करिए, नहीं तो मुझे मैं बाद में काउंट कर लूंगा, क्योंकि पता तो लगे, आइडिया तो लगे कि हम कितने वर्ड कर रहे हैं। वैसे वो इम्पोर्टेंट है नहीं कि कितने वर्ड करे, इम्पोर्टेंट है कि कितने वर्ड करे और वो कितने वर्ड इम्पोर्टेंट थे, उनमें भी तुमने कितने की सिनोनिम्स वगैरह तुम्हें याद हुए। याद कराने के लिए कुछ कुछ का तो मैं निमोनिक्स यूज कर ले रहा हूँ, कुछ कुछ को ग्रुपिंग ऑफ वर्ड से करा दे रहा हूँ, कुछ कुछ को उसके मीनिंग से ही याद करा दे रहा हूँ। तो यही तरीका है। सिंस द ड्रिंक इज इनोकस, इनोकुअस, इनोकुअस पढ़ेंगे, इनोकस, इट इज ओके फॉर अस टू हैव सम। तो अगर वो पीने की बात कर रहे हैं तो मतलब वो ड्रिंक होगी, वो कम ही खतरनाक होगी। तो इसलिए इसके सेंस समझ के, सेंटेंस का सेंस समझ के हमने आइडिया लगाया कि ये कम खतरनाक होगी। यही तरीका है क्वेश्चन करने का, कि तुम सेंटेंस का सेंस समझो एक बार कि क्या कहना क्या चाह रहा है। अगर वो ड्रिंक कुछ तो है, ड्रिंक है इनोकुअस, तो इट इज ओके फॉर अस टू हैव सम, मतलब इसे लेना थोड़ा सा ठीक ही है। तो कब लेंगे? जब वो ड्रिंक होगी वो कम खतरनाक होगी, तभी तो लेंगे थोड़ा बहुत। तो कम खतरनाक है, तो इससे हमें आइडिया लगता है कि ये हार्मलेस होगी, हार्मलेस। या फिर सेफ भी कर सकते हो, माइल्ड भी कर सकते हो कि हल्का खतरनाक है, हल्का, हल्का नुकसानदायक, ऐसा तुम कर सकते हो, मतलब हल्का प्रभाव पड़े, सिंपल, लेस, हल्का प्रभाव। इनॉकुअस के लिए और क्या आ जाएगा? इनऑफेंसिव, या फिर छोड़ो, हार्मलेस ही ठीक है इसके लिए। तो हार्मलेस सिंपल तुम्हें दिख रहा होगा। डेंजरस उल्टा है, इंजूरियस उल्टा है, टॉक्सिक मतलब खतरनाक जहरीला, तो वो भी उल्टा ही है। इनॉकुअस मींस प्रोड्यूसिंग नो इंजरी, इस इनॉकुअस का एक और हो गया। अगर ऑप्शन में दिख जाए नो इंजरी तो उसको भी तुम कर सकते हो। तो इसमें तो हमने सिर्फ
इनोकुअस वर्ड को ही देखा है और कोई हमें अच्छा वर्ड इनमें नहीं दिख रहा है। माइल्ड हो सकता है जो पहली बार देख रहे हो उसको नया लगे, बट वो बहुत छोटा सा वर्ड है, तुम्हें याद हो जाएगा। सो नेक्स्ट वर्ड है आई एम बोर्ड बाई योर इंसिपिड टॉक। इंसिपिड पहले भी आ चुका है, फीका या फिर अनइंटरेस्टेड, जिस जो कोई बोरिंग हो, बोरिंग इसके लिए सही है, बोरिंग। या फिर वो फालतू की बात कर रहा है, बातों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वो फालतू की बकवास भी हो सकती है। तो स्टूपिड भी हो सकता है कि फालतू मूर्खता वाली बातें कर रहा है, इसके लिए वो भी आ जाता है। फीका मतलब टेस्टलेस, टेस्टलेस। या इसी के लिए एक और आ जाता है ब्लेंड, स्वादहीन। स्वादहीन, स्वादहीन होगा तो अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टिंग होगा। स्वादहीन। ब्लेंड के लिए एक और आता है डल, तो हो गया खैर, डल तो स्टूपिड जैसे के लिए आ गया। और वो भी हो सकता है नीरस, यानी जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग, उसके लिए आ सकता है डल। बोरिंग या स्टूपिड, इन दोनों के लिए आ सकता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ऑप्शन को देखे ना, तो ये दो और ये दो ऑप्शन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा पड़ गया है, नहीं ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि इनसे पढ़ के ये चारों ही चारों सिनोनिम्स होते हैं ज्यादातर टाइम। तुम देखो ना, किसी का भी तुम देखो, इंसिपिड का ही मतलब होता है फीका, क्या बोलते हैं, नीरस, स्वादहीन, रसहीन। रसहीन मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अनइंटरेस्टिंग। तो ये सारे वर्ड आते हैं इंसिपिड के लिए। और तुम इनको भी देखो ना, बैनल का मतलब होता है मामूली, मामूली, तुच्छ। या फिर इसके लिए भी आ जाता है कि हाँ, ये थोड़ा अलग है, चारों के चारों नहीं है, बट ये थोड़ा अलग है। बैनल का मतलब मामूली, साधारण, तुच्छ। अनओरिजिनल भी बोल सकते हो इसको, अनओरिजिनल, कोई इसमें ओरिजिनलिटी नहीं है, अनओरिजिनल। इन्हें का मतलब होता है इनको अलग रखना, बैनल को अलग रखना, मामूली, तुच्छ, अनओरिजिनल, या बहुत ही घिसा पिटा तुम बोल सकते हो। इन्हें का मतलब होता है कोई तुम्हारे सामने कोई फालतू की बात कर रहा हो, सिली बातें कर रहा हो, या फिर फूलिश, स्टूपिड, ऐसी बातें कर रहा हो, तो उसके लिए इन्हें आता है स्टूपिड। एब्सर्ड, बेतुका। एब्सर्ड भी कई बार पूछा जा चुका है, ऑप्शन में भी आ चुका है। मीनिंगलेस भी हो सकता है, तो इनको ध्यान रखना, इन्हें के लिए ये आते हैं, सिली, फूलिश, स्टूपिड। जे जीवन का मतलब होता है नीरस, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोरिंग, बोरिंग बोल सकते हो, बोरिंग। अनइंटरेस्टिंग, तो ये थोड़ा सा मैच करता हुआ दिख रहा है इंसिपिड से, अनइंटरेस्टिंग। वेपिड, चाइल्डिश भी बोल सकते हो कि बचकाना हरकत कर रहा है वो, चाइल्डिश। वेपिड का भी मतलब सेम होता है कि तुम्हारा इंसिपिड, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, एग्जैक्ट। इंसिपिड, जेज्यून, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, ये सारे वर्ड इसके लिए आते हैं। तो अगर ऑप्शन में देखें तो इन दोनों वर्ड को तुम कर सकते हो, दोनों वर्ड सही हैं। फिर से ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, इन्हीं में से, इन दोनों में से कोई एक ही तुम्हें ऑप्शन दिखेगा, या फिर इन्हें भी दिख सकता है, क्योंकि स्टूपिड तो यहाँ पर भी आ रहा था ना। इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई ना कोई एक तुम्हें दिखेगा। ज्यादातर अगर इंसिपिड के लिए ये दो वर्ड इस्तेमाल करे जाते हैं, जेज्यून, वेपिड। उन्हीं में तुम्हारे सामने इनमें से कोई ना कोई दिख जाएगा, बोरिंग वगैरह ये सारी चीजें। तो सिंपल अगर ऑप्शन बनाने होंगे तो बोरिंग डाल सकता है, अनइंटरेस्टिंग डाल सकता है, स्टूपिड या फुलिश भी डाल सकता है इंसिपिड के लिए। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था कि तुम्हें कौन सा ऑप्शन टिक करना है, बट तुम्हें अभी तो मतलब रखना है कि तुम्हें वोकली के वर्ड याद होते जाए, ज्यादा से ज्यादा वर्ड हमें करने हैं, जिससे हमारी वोकली थोड़ी मजबूत तो हो, हमें कॉन्फिडेंस तो आए कि हाँ हमने कुछ तो कर रखा है। इंसिपिड मीन्स बोरिंग और स्टूपिड, इन दोनों में से भी कोई ना कोई दिख सकता। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेमेंटेड, सी लेमेंटेड द डेथ। और सो नेक्स्ट वर्ड है, सो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, सी लेमेंटेड द डेथ ऑफ हर फादर इन ए वेरी लेक्राइमोस, लेक्रिमोस मैनर। तो हमारे पास दो वर्ड यहाँ से निकल के आते हैं, लेमेंटेड एंड लेक्रिमोज। लेक्रिमोज का मतलब बहुत आंसू बहा बहा कर, अश्रुपूरित, ऐसे हिंदी वाले, आंसू बहा बहा कर, ऐसे कर लो हिंदी में शुद्ध, आंसू बहा कर। या फिर बहुत डिमोन्स्ट्रेट करके, मतलब दिखा दिखा कर, ऐसे कर सकते हो, दिखा दिखा कर, थोड़ा सा फनी वे में नहीं है कि वो बस दिखा रही है, वो सच में दुखी है, बट आंसू वगैरह दिखाकर, हाथ पैर पीट कर, ऐसे मतलब डिमोन्स्ट्रेट कर रही है कि हाँ वो दुखी है। तो लेमेंट मीन्स टू मॉर्न, मतलब शोक जताना। मॉर्न का मतलब शोक जताना। टू एक्सप्रेस सोरो, दुख जताना, इन ए डेमोन्स्ट्रेटिव मैनर, मतलब वही दिखा दिखा कर, लेक्रिमोस मैनर में दिखाना, डिमोन्स्ट्रेट करना। और लेमेंटेड का भी मतलब होता है शोक जाहिर करना, शोक या दुखी होना, मॉर्न होना। और मुझे लग रहा है यहाँ पर मैंने एंटोनिम्स डाल दिए हैं तेरह, और यहाँ से एंटोनिम्स चालू कर दिए हैं मैंने, वो हो गया है, सॉरी। मैं आगे देख लूंगा इनको सारे को, क्योंकि यहाँ पर लेमेंटेड मतलब शोक मनाना, दुख मनाना, दुख जाहिर करना, दुखी होना, ये इसके लिए है।
तो बीमोन का भी मतलब तो वही होता है कि दुखी होना, दुख जाहिर करना। शोकित, शोकित दुखी है वो, शोक में डूबी हुई है। सेम केस बी वेल के लिए कि शोकित हो रही है वो, विलाप कर रही है, विलाप। डिप्लोर का मतलब होता है निंदा करना या फिर अफसोस करना, रिग्रेट करना। तो रिग्रेट थोड़ा सा दुख से रिलेटेड है, तो ये भी इसका सिनोनिम्स में ही आ जाएगा। या फिर घृणा करना, ऐसे आ जाएगा घृणा। डिप्लोरेबल अभी आया था इसी बार एनडीए 2024 में, तो ऐसे ही बनते हैं। कंडेम निंदनीय, कंडेम निंदा करी। तो डिप्लोर का मतलब आलोचना करना। रीजो इसका मतलब होता है खुशी मनाना, खुश हो गया वो, खुशी मनाना या खुश होना। तो यही इसका एंटोनिम्स दिख रहा है, तो एंटोनिम्स ये इस तरीके से हो गया। रिजॉइस, सेलिब्रेट करना, ये इसके लिए आ जाएगा, सेलिब्रेट करना, मनाना। या फिर एक्जल्ट भी आ जाता है इसी के लिए कि प्रसन्न होना। रिजॉइस, एक्जल्ट, सेलिब्रेट, वो एक ही चीजें हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 14 को भी कर लिया है। इसमें भी तो कई सारे वर्ड मिले होंगे। लेमेंटेड दुखी होना, शोक मनाना, मॉर्निंग करना, यही सारे है। टू मॉर्न, लेमेंट मतलब टू मॉर्न, शोक मनाना या एक्सप्रेस सोरो इन ए डेमोस्ट्रेटिव मैनर, लैक्रिमोज मैनर। तो इस तरीके से ये भी हो गया। बीवेल, बीमोन, डिप्लोर, ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। डिप्लोर को अलग रख सकते हो क्योंकि वो रिग्रेट या घृणा के लिए ज्यादा आता है। दुख मनाने के लिए तो ये दोनों ही वर्ड है, बीवेल और बीमोन। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, हर परफॉर्मेंस वाज लाउडेड, लॉडेड भी बोलते हैं, लॉडेड बाय ऑल ऑफ द क्रिटिक्स। मतलब जो आलोचक थे उसके, उसने उसकी परफॉर्मेंस को लॉर्ड किया। सभी जो आलोचक थे उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस की प्रशंसा करी। लॉर्डेड का मतलब प्रशंसा की, तो लॉर्डेड का मतलब प्रशंसा, प्रेज मिलना। लॉर्ड मीन्स टू प्रेज या टू एक्सटॉल, तो इसके लिए क्या क्या बढ़ाएंगे? प्रेज सबको पता है, एक्सटॉल हमने थोड़ी देर पहले देखा, एडमायर वो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, एडमायरेशन से बना है वो। कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड कॉम्प्लीमेंट देना, तो वो भी इसी के लिए आ जाएगा। लॉर्ड के ये सिनोनिम्स हैं, लॉर्ड के। लॉर्डेड तो उसकी वो थर्ड फॉर्म बना दी ना, सेकंड फॉर्म। कॉम्प्लीमेंट, एक्लेम, एक्लेम का ही मतलब प्रशंसा करना होता है। तो लॉर्डेड के लिए तुम इतनी सारी चीजें याद कर सकते हो। एक और आता है तुम्हारे पास, हेल्ड, मतलब उसकी जय जयकार हो रही है, प्रशंसा करी गई है, तो वो इसके लिए ही आता है। डीफेम, डीफेम मतलब अभी पहले डी फेस आया था थोड़ी देर पहले, तो वो उसी से रिलेटेड है कि उसकी निंदा करी, उसका अपमान करा, उसका जो फेम है उसका डीफेम कर दिया, मतलब उसका तुम अपमान कर रहे हो। ये भी इसका हो सकता है कि क्रिटिसाइज कर दिया। बी लिटिल अभी थोड़ी देर पहले देखा, तुच्छ या नीच या कैसी भी हरकत करना, वो बी लिटिल है, अपमानजनक। निंदनीय ऐसे कर सकते हो तुम, निंदनीय, तुच्छ, नीच, वो सारी चीजें इसके लिए आते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैंने थोड़ी सी गड़बड़ करी है पीडीएफ में, ये फिर से सिनोनिम से ही है सॉरी। तो रिवियर का मतलब होता है प्रशंसा मिलना या फिर आदर करना, श्रद्धा करना, सम्मान करना, ऑनर करना, रेस्पेक्ट करना, एडमायर करना, वर्शिप करना, वेनरेट करना, वो सारी चीज इसी के लिए आता है। लाउडेड प्रशंसा करना, वो भी इसी का आ जाएगा। तो रिवियर का मतलब, रिवियर में भी तुम क्या लिख सकते हो? रिवियर को कहाँ लिखो? रिवियर, इसके लिए एक वर्ड तो लिख लो वेनरेट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा गया था शायद ये। वेनरेट, एडमायर, रेस्पेक्ट। वेनरेट का भी मतलब वही होता है कि किसी का सम्मान करना, रेट करना, ये इसको मैंने कराया था ना, किसी को तुम रेटिंग दे रहे हो तो उसको कुछ सम्मान दे रहे हो या उसकी प्रशंसा कर रहे हो। वर्शिप वगैरह भी कर सकते हो, ऑनर कर सकते हो। रिवियर मतलब ऑनर, रेस्पेक्ट, ऑनर, कुछ भी लिख सकते हो तुम। तो इतने सारे वर्ड इसके लिए याद रखना, तुम्हें याद हो जाएगा। रिवियर, रिवियर वेनरेट, रिवियर वेनरेट, रिवियर रेस्पेक्ट कर सकते हो। इसमें भी हमने बहुत सारे वर्ड देखे, इनको तो तुम्हें याद कर ही लेना है। अगर पहली बार देख रहे हो ना, अगर पहली बार एनडीए का अटेम्प्ट दे रहे हो, तो ये सारी चीजें तो तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे साथ जो ड्रॉपर हैं उन्होंने ये सारी चीजों को पहले पढ़ रखा है, तो वो थोड़ा सा एक कदम आगे होंगे। तो तुम्हें इन सारी चीजों को भी याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि ये नए हैं तो छोड़ दो, छोड़ने वाली बात तो करनी ही नहीं है। सभी को नोट्स बनाओ, रिवाइज करो।